Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we are going to discuss a new topic of our chapter number 5 hydrocarbons, which is isomerism. So to start, कि हमारे पास isomerism होता क्या है? Basically, first of all, we need to remember कि isomerism is a phenomenon found in organic compounds where क्या होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो जो आप लोग कंसिडर करेंगे दे वी हैव टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम molecular formula but they have different molecular structure. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कंसिडर टू कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला. सेम मॉलिकुलर फार्मूला मतलब जब उनकी आप लोग कॉम्पोजिशन देखें तो हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो, बट उनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो. क्या मतलब? सही क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं आपको समझाता हूँ. अभी आप लोगों को बस ये याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिकुलर फार्मूला हो और डिफरेंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर हो, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर लिखना था, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स. They are called isomers of each other. ओके अच्छा, अब हमारे पास आइसोमेरिज्म के फिनोमेनॉन की भी दो कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दिस इज बेस्ड ऑन दिस आइसोमेरिज्म डिफर ऑन द बेस ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स. ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है हमारे पास, और एक हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमर्स. क्या क्या मैंने? स्टीरियो आइसोमर्स. Alright, so let's discuss structural isomerism first. So what is structural isomerism? It is the way, in simple terms, it is the way atoms are connected. the way इसके अंदर जो होता है बेसिकली हमारे पास एटम जो है बिल्कुल एक अलग तरह से ही कनेक्ट हुए होते हैं, लाइक टोटली डिफरेंट. उनका अंदर कुछ सेम नहीं होता, सही है ना? सेम उनकी सिर्फ कॉम्पोजिशन होती है लेकिन स्ट्रक्चर में बिल्कुल ही डिफरेंट तरह कनेक्ट हुए होते हैं. सो इट्स द वे दैट द एटम्स आर कनेक्टेड इज द वे दैट एटम्स आर कनेक्टेड इज टोटली डिफरेंट. आर कनेक्टेड इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल ही एक अलग ही उनकी अरेंजमेंट होती है. तो इसको समझाने के लिए आई वॉन्ट यू गाइज टू कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ टू रोबोट किट्स. हमारे पास दो रोबोट किट्स हैं, सही है ना? अब इन रोबोट किट्स के अंदर क्या है? हमारे पास बेसिकली पीसेस है शोल्डर के, आर्म्स के, नीज के, एंड पूरी बॉडी के हमारे पास डिफरेंट शोल्डर है. हमारे पास पार्ट्स है कि हम लोग एक रोबोट बना सकें. तो लेट्स कंसिडर कि आपके पास एक जो है, हमारे पास एक रोबोट है, उसका जो आर्म है वो हमारे पास हमने वो जो आर्म है वो शोल्डर के साथ लगा दिया, और एक रोबोट किट में हमने एक आर्म जो है वो हमने नी के साथ लगा दिया, मतलब के घुटने के साथ. तो हमारे पास बिल्कुल अजीब सी डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगी. सो व्हाट डिड वी कंसीडर? वन हैज़ arm with shoulder, and the other has arm with knee. सही है. अच्छा, तो ये सर समझ नहीं आ रहा, हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे सर. क्या लाइक व्हाट डू यू मीन? बेसिकली ये देखें, दिस इज किट नंबर ए, सही है ना? रोबोट किट नंबर ए है हमारे पास. ये इसके अंदर क्या है हमारे पास? इसके अंदर ये देखिए, ये है आर्म हमारे पास और ये है हमारे पास शोल्डर. हमने आर्म को शोल्डर के साथ लगा दिया तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बन गई, सही, इस रोबोट की. ऑलराइट, अच्छा, हमने क्या करा? और हमारे पास एक और रोबोट किट है जो कि हम कहते हैं किट बी, सही. अब इसके अंदर हमने क्या करा? इसके अंदर हमने जो है आर्म को लिया, ये देखिए आर्म को, ये देखिए ये आर्म है, आर्म को लिया और हमने इसके नी के साथ लगा दिया. दिस इज द नी. अगर शोल्डर होता शोल्डर इधर होता, लेकिन हमने इसको कहाँ लगा दिया? हमने इसको नी के साथ लगा दिया. लेकिन अब देखें, आखिर में हाथ, पाँव, बॉडी, हर चीज़ एक ही है, लेकिन क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट है. हमने आर्म को शोल्डर की जगह नी की जगह लगा दिया, लेकिन कॉम्पोजिशन तो वही है, अभी भी उधर क्या कहते हैं, आर्म उतने ही हैं जितने किट ए में और किट बी में आर्म्स हमारे पास इक्वली है. इन आर्म्स को छोड़ दें, सही है ना? बट हमारे पास वैसे ही आर्म्स इक्वली है, एंड हमारे पास किट ए एंड किट बी आर टोटली सेम इन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, सही है ना? लेकिन हमारे पास जो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. समझ में आया? ऑलराइट, गुड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद अच्छा, हमारे पास हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए बिफोर वी मूव ऑन फर्दर इनटू द लेक्चर, विच आर कि हमारे पास एन, आइसो एंड नियो का क्या मतलब होता है. एन का आपको सिंपल सा मतलब याद रखना है कि दैट एन, जब भी मैं किसी नाम से पीछे एन लिखूँ, इट मीन्स दैट वी हैव अ सिंगल कंटिन्यूस चेन. बेसिकली एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये लेटर्स लिखे हैं, सिंगल कंटिन्यूस चेन. क्या मतलब सर? विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे हमें, मैं आपको देता हूँ. ये देखो, अगर हमारे पास सी, समझे, सी है, फिर सी है, फिर सी है, और फिर सी है, इस तरह करके. अगर ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, देन वी नो दैट वी हैव अ स्ट्रेट चेन, सिंगल कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन. तो हम लोग जब भी, अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्यूटेन, तो हम इससे पीछे क्या लिखेंगे? दिस वुड बी रिटन एज एन ब्यूटेन.
एन ब्यूटेन, सही है ना। अच्छा सही है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है हमारे पास कि हमारे पास एक कार्बन एक एक हमारे पास सेकंड लास्ट हमारे पास एक लंबी सी चेन है और उस चेन के सेकंड लास्ट कार्बन में से एक कार्बन ब्रांच एक ग्रुप जो है ब्रांच हुआ हुआ है, सही है ना। तो उसको अगर हमारे पास उस तरह का स्ट्रक्चर हो तो हम लोग उसको आइसो कहते हैं। सर किस तरह का होता है? सही है, ये देखो सी 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 सी। अब यह तो हमारे पास एक सिंगल स्टेट कंटिन्यूस चेन हो गई। अगर हम हमारे पास इसके अंदर सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है? राइट, 1 2 3 4, दिस इज द सेकंड लास्ट कार्बन। राइट, तो हम इधर से एक ब्रांच कर देते हैं, एक हमने ब्रांच कर दिया। नाउ इसमें क्या है, हमारे पास अभी एक सिंगल स्टेट चेन है लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांच हुआ है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं? व्हेन वन ग्रुप इज ब्रांच फ्रॉम द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन, सही है ना। जब भी हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन से कोई सा ग्रुप ब्रांच हुआ हो उसको उससे हम लोग पहले हम लोग आइसो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम लोग आइसो लिखते हैं। सो इसका नाम क्या हो सकता है? इस कंपाउंड का जो अभी हमने लिखा है इसका हम लोग क्या कह सकते हैं? आइसो ब्यूटेन, सही है। अच्छा, अब नियो क्या होता है? नियो होता है जब हम लोगों ने एक सिंगल कंटिन्यूस चेन के सेकंड लास्ट कार्बन में से दो ग्रुप्स ब्रांच कर दिए। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज नियो। तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं? बेसिकली सिंपल सेम स्टेटमेंट एज आइसो, बट इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे? टू ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ वन, यू राइट दैट वी हैव टू ग्रुप्स ब्रांच फ्रॉम द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन। क्या बोला मैंने? टू ग्रुप्स ब्रांच फ्रॉम द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन। और इधर हमने कितना बोला? आइसो में, नियो में वन, आइसो में वन, सही है ना। नियो में टू एंड आइसो में वन। सो व्हाट विल दिस बी रिटन एज? Will this be written as? This will be written as new butane. New नहीं new, अच्छा sorry I'm sorry ये हमारे पास isobutane नहीं होगा. This would be what? This would be called isopentane. Sorry, I made a mistake here. This is called isopentane and this would be called neoheptane. कैसे neoheptane और neopentane कैसे होगा? देखो ना, 1 2 3 4 5 5 को हम लोग पेंटेन कहते हैं and हमारे पास यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। राइट, तो मैंने इधर गलती कर दी एंड आई एम रियली सॉरी, तो जस्ट करेक्ट दैट। ओके, अच्छा, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज चेन आइसोमर्स. What are chain isomers? Chain isomers is a subtype in a structural isomerism. Structural isomerism में हमारे पास कुछ chain isomers होते हैं. ये हमारे पास क्या होते हैं? इनकी distinct property क्या है? That they differ with respect to द कार्बन स्केलेटन. कार्बन स्केलेटन का क्या मतलब सर? कार्बन स्केलेटन बस का आपको सिंपल सा मतलब याद रखना है दैट कार्बन शेप कार्बन चेन का हमारे पास जो शेप होता है, सही, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? स्केलेटन को हम लोग शेप भी कह सकते हैं. अब हमारे पास इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के क्या शेप्स होते हैं? हमारे पास दो ही शेप्स होते हैं. या तो हमारे पास चेन होगा, एक चेन की शेप में होगा हमारे पास, या तो हमारे पास एक ब्रांच की शेप में होगा, सही है. या तो चेन की शेप में होगा या तो ब्रांच की शेप में होगा. चेन एंड ब्रांच का मतलब है बेटा, ये देखो, ये जो है हमारे पास ये एक चेन है, सही, लेकिन ये हमारे पास एक ब्रांच है, ये भी हमारे पास ब्रांच है. So, जब भी आइसो एंड नियो आएगा तो हमारे पास ब्रांच होगा, जब भी हमारे पास एन आएगा तो हमारे पास एक चेन, सिंगल स्ट्रेट चेन होगी. राइट, अच्छा, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स, आई वांट टू डिस्कस कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक यूनिक फार्मूला टू, जिससे हम लोग नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं कंपाउंड के जस्ट बाय नोइंग द नंबर ऑफ कार्बन इन इट. नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द फार्मूला? What is the formula? So the formula is basically, just remember, 2 power n minus 4 plus 1. 2 power n minus 4 plus 1, सही है ना. अच्छा, इसका ना n जो है, what is n? n is the number of carbons, सही है. अच्छा, now what I want you guys to do is calculate the number of carbons in methane, मीथेन, प्रोपेन एंड इथेन, या मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, सही है ना. अच्छा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन में हमारे पास कितने होंगे? तो लेट्स पुट द फॉर्मूला. वी विल हैव 2 1 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3. एंड इसका हम लोग क्या कहते हैं? इसका हमारे पास, अगर आप गैस नो एंडाइसिस अगर आपने पढ़ी तो वी विल गेट द आंसर 1. एंड सेम फॉर 2 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1. एंड इफ वी गेट 2 3 माइनस 4, हमारे पास विल गेट 2 माइनस 1 एंड इसका भी हमारे पास आ जाएगा 1. ऑलराइट, सो हमारे पास तीनों का हमारे पास आ जाएगा 1. ऑलराइट, सो हम लोग इसका इधर लिख सकते हैं कि C1 to C3 हमारे पास 1 है. व्हाट अबाउट C4 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 4 माइनस 4 प्लस 1. अब 2 4 माइनस 4 प्लस 1 जब होगा हमारे पास 2 4 माइनस 4 हमारे पास 0 हो जाएगा, एंड 2 की पावर 0 हमारे पास कितनी होती है? 1 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2.
तो हमारे पास ब्यूटेन के हमारे पास 2 आइसोमर्स हो सकते हैं. व्हाट अबाउट 5? C5 के हमारे पास कितने हो सकते हैं? हमारे पास C5 के लिए ईजी है हमारे पास कैलकुलेट करना. 2 5 -4 + 1. तो -5 - 4 कितना होता है? 1. 2 1 2 की पावर 1 में हमारे पास 2 आएगा. 2 + 1 = 3. तो वी कैन राइट हियर 3. हमारे पास पेंटेन में कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं. और C6? C6 में कितना हो सकता है? ईजी है, इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. C6 का हमारे पास 4 6 - 4 + 1. इतना हमारे पास कितना है? 6 - 1 = 2. सही है. 4 क्या कहते हैं, हमारे पास दो, सॉरी आई एक्सीडेंटली रोड 4. 4 2 की पावर हमारे पास 2 कितनी होती है? 2 2 = 4. 4 + 1 कितना होता है हमारे पास? 5. तो हमारे विल गेट 5. तो हमारे पास हेप्टेन में कितने हो सकते हैं? हमारे पास 5 हो सकते हैं. ऑलराइट. सॉरी हेक्सेन में हेक्सेन में. अच्छा सही है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल में हमारे पास चेन आइसोमर्स की एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है. फर्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक इज C4H10. C4H10 का क्या मतलब है? C4H10 इज़ व्हाट? अच्छा, हमें जब भी हमें लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला देंगे और हमें बोलेंगे कि इसके आइसोमर्स बताओ, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबसे फर्स्ट स्टेप हमें जो करना है, हमें इसका जनरल फार्मूला देखना है किसका है. जनरल फार्मूला हमारे पास किसका है? कार्बन 4 है हमारे पास. 4 का 4 डबल क्या होता है हमारे पास डबल होता है 8. 8 में हमने 10 किस तरह आएगा? अगर हम 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड करेंगे तो हम 2 किस में ऐड करते हैं? जब हमारे पास एल्केन्स होता है. दिस इज बेसिकली एन एल्केन. जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट दैट ये हमारे पास एक एल्केन है, यहाँ पे एक एल्केन है. ऑलराइट, सही है. नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास आइसोमर कैसे ड्रॉ सकते हैं. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ अ कार्बन चेन. सही ना. CH3 हो गया, फिर CH2 होगा, फिर CH2 होगा, फिर CH2 होगा एंड देन CH3. सही है. तो ये हमारे पास कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए. 4 कार्बन हो गए. हाइड्रोजन कितने? 3 2 2. कितने हो गए ये? 8. 8 में 2 सॉरी 7. 7 में 3 हमारे पास 10. सो C4H10 या दैट्स एन आइसोमर. अच्छा, एक और हमारे पास कैसे हो सकता है? CH3 हो सकता है एंड CH एंड CH3. एंड इसके तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अब हम लोग इसको ब्रांच कर सकते हैं. तो CH2 हो जाएगा, CH3 यहाँ पे भी आ जाएगा. तो हमारे पास कितने हो रहे हैं? हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन हो रहे हैं. 4 कार्बन हो रहे हैं. 3 3 4 7 7 हाइड्रोजन और 3 10 10 हाइड्रोजन हो रहे हैं. सो वी हैव एन ई. हम हमारे पास देखें कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इनका, बट हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है. हाउ? देखिए यहाँ हमारे पास एक सिंगल कंटिन्यूस चेन है हमारे पास. व्हाट इज दिस? अ सिंगल कंटिन्यूस चेन. सो वी कैन कॉल इट एन. एन से हमारे पास कितने कार्बन है? हमारे पास एन ब्यूटेन. सही है. अब हमारे पास हमारे पास सी ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन है? इसके अंदर भी 4 कार्बन है, तो ये भी ब्यूटेन होगा. लेकिन इसके अंदर ब्रांच है, ये कितना ब्रांच हुआ है? सेकंड लास्ट कार्बन में से एक ग्रुप ब्रांच हुआ है, विच इज अ मिथाइल ग्रुप. सही, ये ब्रांच हुआ है. तो वी कैन कॉल इट आइसोब्यूटेन. आइसोब्यूटेन हो गई. अच्छा, ये बुक के अंदर हमारे पास गलत लिखा हुआ है. एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे ब्यूटीन लिखा हुआ है. सो दिस इज रॉन्ग. सही, दिस इज रॉन्ग. ऑलराइट. अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास डिस्टिंग क्या है इन दोनों आइसोमर्स में? दिस वन इज चेन एंड दिस वन इज ब्रांच्ड. So that's why these are chain isomers. सही, क्योंकि जब हमारे पास कार्बन स्केलेटन के ऊपर डिफर कर रहे हो, we call them chain isomers. Alright. So the next example we can discuss is C5H12. C5H12 हमारे पास क्या है? 5 कार्बन, 5 कार्बन को डबल कर हमारे पास कितना है? 10 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए. अगर हमने इसके अंदर +2 कर दिया तो हमारे पास कितने हो गए? 12 हमारे पास कब होंगे? जब हम लोग 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास हमेशा एल्केन के जनरल फॉर्मूला फॉलो होता है. सही है. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 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 एंड CH3. अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास सिंगल कंटिन्यूस चेन है. सो वी कैन राइट इट एज एन पेंटेन. अच्छा, C5 है, तो मैंने इसका अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊं तो इसके कितने कार्बन होंगे? कितने आइसोमर्स होंगे? इसके होंगे 3 आइसोमर्स. एज आई मेंशन है, 3 आइसोमर्स होंगे. तो हमारे पास एक आइसोमर तो ये हो गया. बाकी और कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? बाकी 2 और हो सकते हैं. किस तरह? ये देखो, CH3 हो गया हमारे पास, यहाँ पे CH2 हो गया, सॉरी CH हो गया. यहाँ पे हमारे पास CH3 लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे CH2 लगा सकता हूँ, एंड यहाँ पे CH3 लगा सकता हूँ. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन. अच्छा, एक और भी आइसोमर बन सकता है. अभी भी एक और आइसोमर बन सकता है. तो हमने क्या करा? हमने CH3 लिया, हमने इधर कार्बन लगाया, इधर एक और मिथाइल ग्रुप लगाया, सेकंड लास्ट कार्बन से निकाला, इधर एक और कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन से निकाला, और इधर हमने एक सिंगल कंटिन्यूस चेन में एक और ग्रुप लगाया. सो 2 मिथाइल ग्रुप्स आर ब्रांचिंग. इसके अंदर हैं, इसके अंदर कितने ब्रांच हो रहे हैं हमारे पास? दो मिथाइल ग्रुप हमारे पास ब्रांच हो रहा है. इधर एक हो रहा था, इधर 2 हो रहे हैं. तो वी कैन कॉल इट, जब ये हमारे सेकंड, और ये हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन है. सही है हमारे पास. तो वी कैन कॉल दिस नियोपेंटेन. इफ वी हैव टू कैटेगराइज देम ऑन कार्बन स्केलेटन, हमारे पास कौन सा चेन है और कौन सा ब्रांच है? दिस इज अ चेन स्ट्रक्चर, दिस इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, and the last one, neopentane, is also branched. Alright, समझ में आ रही है बात? So these were chain isomers. Now let's move on to position isomerism. Position isomerism क्या होता है? It is an isomerism in which isomers differ in the position of, इसकी पोजीशन पे ये लोग डिफर कर रहे होते हैं कि हम लोग इनको आइसोमर्स कह सकते हैं. They differ in the position of the functional group.
मतलब कि इसके अंदर जो हमारे पास पूरे कार्बन चेन होती है उसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो हम लोग उसके लिए एक उसको हम लोग उनको भी हम लोग फिर पोजीशन आइसोमर्स कह सकते हैं अगर उनके पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। सो हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है C4H8। C4H8 क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए किसका जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रही है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को डबल कर हमारे पास 8 हो गया। 8 हमारे पास जब हम लोग कार्बन को डबल करते हैं और हमारे पास सेम हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो डबल आते हैं कार्बन के, उनको हम लोग क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड एल्कीन। ये एल्कीन है, ऑलराइट, इट्स कॉल्ड एन एल्कीन। सही है, तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ इट? हम लोग लेंगे CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। अच्छा, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास पहले पता है इस कॉम्पोजिशन मैच कर रही है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 4 1 हाइड्रोजन 4 और इधर 4 हाइड्रोजन, C4H8। या इट मैचेस। और इसका नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम? 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, तो दिस कॉल्ड 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन, सही है। अच्छा, एक और भी हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकता है इसके अंदर। हम लोग ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटीन। और इसकी भी कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट हमारे पास क्या डिफरेंट है? डिफरेंट क्या है हमारे पास? यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पे लगा हुआ है एंड दिस हियर इज द फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड। हमारे पास डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप होता है एंड यहाँ पे हमारे पास पोजीशन नंबर 1 पे लगा हुआ है, तो हमारे पास कंप्लीटली ही डिफरेंट है। समझ में आई आपको बात? अंडरस्टूड? अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। C3H7Cl। व्हाट इज दिस? सर आप आइडेंटिफाई करिए क्या है। दिस इज एन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब इसके कितना आइसोमर्स हो सकते हैं? लेट्स स्टार्ट ड्राइंग देम। हमारे पास 3 कार्बन है, ऑलराइट। कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन है और एक हैलोजन है, सही है। एक हैलोजन है, तो हम लोगों ने एक हैलोजन भी लगा दिया, क्लोरीन। सही, तो हमारे पास कितने? यहाँ पे हम लोग CH3 लिख सकते हैं, यहाँ पे CH2 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे भी हम लोग CH2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या? हमारे पास कितने कार्बन थे? 3 कार्बन से 1 2 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 और 2 7, 7 हाइड्रोजन हो गए एंड एक क्लोरीन हो गया, तो कॉम्पोजिशन बराबर है। एंड व्हाट कैन वी कॉल दिस? व्हाट कैन वी कॉल दिस कंपाउंड्स? दिस इज कॉल्ड 1, देखो 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन। इट्स कॉल्ड 1 क्लोरोप्रोपेन। एंड इसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस नंबर पे लगा हुआ है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द फर्स्ट कार्बन, राइट, फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, सही है। हियर इज द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, एक और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हम लोग ले लें CH3 एंड वी टेक CH एंड वी टेक CH3 और हमारे पास बीच में क्लोरीन लग जाए, क्लोरीन लग गया, तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? हमारे पास बेसिकली क्लोरीन ब्रांच हो गया कार्बन चेन के अंदर। इट इज नॉट अ सिंगल स्ट्रेट चेन और इट इज ब्रांच, सही है। वैसे भी हमारे पास ब्रांच ही हुआ होता है क्योंकि बेसिकली हमारे पास अल्काइल हाइड्राइड जो है इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप एंड इट इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट सो हमारे पास इस कंपाउंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी कॉल्ड, हमारे पास कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? ये 1 2 3 2 पे लगा हुआ है हमारे पास, तो वी कैन कॉल इट 2 क्लोरोप्रोपेन। अंडरस्टूड? ईजी, बहुत ईजी है। अच्छा, नाउ आई हैव 3 एग्जाम्पल्स विद मी। सो इसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स आई विल सॉल्व देम एंड द लास्ट वन यू गाइस हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। C4H6 क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है C4H6 है क्या। C4 कार्बन का अगर 4 कार्बन है हमारे पास, 4 कार्बन को हमने डबल कर दिया, सही, तो हमारे पास क्या आएगा? 8 में से अगर हमने -2 गई तो हमारे पास आ जाएगा 6 हमारे पास। अब आगे तो वी नो दैट इट इज़ एन एल्काइन, क्योंकि हम लोग एल्काइन के अंदर की जनरल फॉर्मूला में जब हम लोग कार्बन को डबल करते हैं तो हम लोग बाद में उसको उसके अंदर से 2 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन, तो हमारे पास जो आता है वो हमारे पास एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो उसके अंदर हम लोग ड्रॉ करके ये लिख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है 4 कार्बन से, सो विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड इन द बिगिनिंग एंड हमारे पास C आ जाएगा, फिर CH2 आ जाएगा एंड देन वी विल गेट अ CH3। तो हम लोग इसको इस कंपाउंड को क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं 1 ब्यूटाइन। क्यों? 1 2 3 4 हमारे पास फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ रहा है, सो दिस कॉल्ड 1 ब्यूटाइन। हमारे पास 4 कार्बन है, इस वजह से हम लोग ब्यूटाइन बोलेंगे इसको, सही है। अच्छा, एक और हमारे पास क्या इसका आइसोमर हो सकता है? CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2, ऑलराइट। ओ सॉरी, CH3 लिखना था, इधर CH3 लिखना था, आई एम सॉरी गाइस। तो व्हाट कैन वी कॉल दिस कंपाउंड? इसके हम लोग कह सकते हैं 2 ब्यूटाइन। 1 2 3 4, देखा हम लोग तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास जो है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो वी कैन कॉल इट 2 ब्यूटाइन। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट क्या है, डिस्टिंग क्या चीज़ है? हमारे पास बेसिकली जो ट्रिपल बॉन्ड है इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है इधर, एंड इधर हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है, द ट्रिपल बॉन्ड इज ऑन द सेकंड पोजीशन। दैट्स व्हाई हम लोग इन दोनों को आइसोमर्स कह सकते हैं। दे ओनली डिफर इन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, सो ट्रिपल बॉन्ड या फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं। और द लास्ट एग्जांपल फॉर पोजीशन आइसोमर्स जो मैं करूँगा, और आखिरी वाली ये वाली आपको होमवर्क है, सही है, दिस इज होमवर्क।
आप लोगों को खुद करनी है, बाकी नोट्स में इसका आंसर होगा तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। C5H10 हमारे पास किसका जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? असल में हमारे पास फॉलो कर रहा है 5 कार्बन है, 5 कार्बन को अगर हमने डबल कर दिया तो हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 हमारे पास कितना है जिसके अंदर हाइड्रोजन 10 ही है। तो हम लोग जब भी कार्बन को डबल करते हैं और हमारे पास जो डबल करके आंसर जो आता है एंड दोज आर हाइड्रोजन, और वो हमारे पास जब डबल होके हमारे पास हो तो हम लोग वी कॉल इट एल्कीन का फॉर्मूला है। तो हमारे पास इसके अंदर डबल बॉन्ड फॉलो होगा। सो व्हाट कैन वी राइट इट एज? CH2 डबल बॉन्ड CH single bond CH2 single bond CH2 single bond CH3. What is this? What is this? यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, सो वी कैन कॉल इट 1-penene। सही है। अच्छा, हम लोग इसका एक और भी हम लोग फंक्शन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सही है। तो व्हाट इज दिस? यहाँ में 1-2 सेकंड पोजीशन में हमारे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड पोजीशन में हमारे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वी कैन राइट इट एज 2-pentyne एंड दीज आर 2 आइसोमर्स ऑफ C5H10। समझ में आया? इजी इतना। ऑलराइट, नाउ होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग एंड चेक इट आउट योरसेल्फ अगर सही आपने करा है नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं? दे डिफर इन फंक्शनल ग्रुप्स। सिंपल, वेरी सिंपल है केमिस्ट्री गाइस। अगर आप लोग सिंपली तरह पढ़े तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास बेसिकली होते हैं डिस्टिंक्ट ग्रुप्स जो हमारे पास कार्बन चेन के साथ लगे होते हैं, विच गिव्स देम यूनिक प्रॉपर्टीज। सही है ना? अच्छा, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स क्या मतलब? हमारे पास बेसिकली एक जनरल फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ C2 my pen is not working, C2H6O। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। अब हमारे पास यही इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से, जनरल फार्मूला नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास 2 कंपाउंड्स ऐसे हो सकते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन हमारे पास वो उनकी जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन हो वो उनकी यही हो। वो हमारे पास कैसे कंपाउंड्स हो सकते हैं? बेसिकली अगर हम लोग इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो इसके अंदर हमारे पास 2 हो सकते हैं, अल्कोहल एंड ईथर। हमारे पास हमारे पास 2 कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसके अंदर एक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ और एक ईथर का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बिल्कुल ऐसा ही हो। सर एग्जांपल देखो, एक हमारे पास है कंपाउंड इथेनॉल CH2OH। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस कॉल्ड इथेनॉल। सर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? सर बेसिकली हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। राइट, सो हमारे पास इसके अंदर कॉम्पोजिशन करेक्ट है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास इसकी कॉम्पोजिशन बराबर हो गई। और हमारे पास एक और कंपाउंड होता है CH3OCH3। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डाईमिथाइल ईथर। और इसके अंदर फंक्शनल क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास एक बीच में हमारे पास ऑक्सीजन होता है और साइड में 2 रेडिकल्स लगे हुए होते हैं। सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? अल्कोहल का। एंड ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर का। राइट, समझ में आई बात? अच्छा, नाउ इसी तरह अगर आपको पता हो, हमारे पास बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज के बारे में एंड आपने पढ़ा होगा फ्रक्टोज के बारे में। अब ये दोनों भी ना हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। गेस व्हाट? दीज आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कैसे? आपने अच्छा, हमारे पास केमिस्ट्री में 2 और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप से एक होता है एल्डिहाइड्स एंड एक होता है कीटोन्स। दे बोथ आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड दे बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर मोस्टली। जैसे हमारे पास ग्लूकोज में जो है हमारे पास एक एल्डोज लगा हुआ है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम एज फ्रक्टोज है। और हमारे पास फ्रक्टोज में एक कीटोज ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एज क्या कहते हैं, वो है हमारे पास ग्लूकोज है। सही है, समझ में आया? मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, लेकिन बट जस्ट टेक द एग्जांपल फॉर राइट नाउ। अभी हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का भी आइसोमर्स डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस C3H6O। हमारे पास हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स शो करता है एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का। समझ में आया? ऑलराइट, तो हमारा एग्जांपल चाहिए C3H6O। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ऑलराइट, इजी। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं प्रोपानल की। प्रोपानल क्या है हमारे पास? इट इज़ एन एल्डिहाइड एंड इट हैज़ दिस स्ट्रक्चर। सही है ना? इट हैज़ दिस स्ट्रक्चर। इसका नाम है हमारे पास प्रोपानल। व्हाट इज अ प्रोपानल? मैंने आपको बता दिया। नाउ रिकॉल इट इट इज़ एन एल्डिहाइड। सही, इट इज़ एन एल्डिहाइड। एक और हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है CH3C डबल बॉन्ड O CH सिंगल बॉन्ड CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एसीटोन। अच्छा, जब आपको पता है जब किसी नेम के आखिर में अल आ रहा है तो इट इज़ एन एल्डिहाइड, जब ओन आ रहा है तो इट इज़ अ कीटोन। तो हमारे पास क्या हुआ है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। दिस इज एन एल्डिहाइड एंड एसीटोन इज एन कीटोन।
लेकिन इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, दोनों की सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंगल चेन में एक मिथाइल एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल जो है इधर रिप्लेस हुआ हुआ है। समझ में आ रही है बात? आई गाइस गेटिंग माय पॉइंट? आई गाइस अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ में आ रहा है ना? सही। अच्छा, एसीटोन को हम लोग एक और नाम से जाने जाते हैं, इट्स आयोपेक नेम इज 2-प्रोपेनॉन। 2-प्रोपेनॉन बेसिकली हमारे पास जो है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास ये है, एंड वो उसके साइड में ये जो है ये रेडिकल्स लगे हुए हैं। सही है ना? समझ में आई बात? ईजी है ना? सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर्स के दरमियान। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर एंड एस्टर्स, सॉरी एस्टर्स, एसिड एंड एस्टर्स। अच्छा, इसके लिए मैं जो आपको एग्जांपल देना चाहूँगा वो है हमारे पास एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब आपको पता होता है कि ये जो है दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक और कंपाउंड की, विच इज मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? दिस राइट हियर, राइट, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एस्टर। सही है। अब इनकी आप लोग केमिकल कॉम्पोजिशन देखें, 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गए, सही है। 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन, सही है। तो 2 ऑक्सीजन हो गए, सही है। सो दैट फिट्स द कैटेगरी ऑफ C2H4O2। इधर क्या है? इधर 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन हो गए, एंड इधर एक और दूसरा ऑक्सीजन, हमारे पास 2 ऑक्सीजन भी हो गए। सो दैट हम लोग हमारे पास ये दोनों बिल्कुल सेम है, एंड ये हमारे पास एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट आर isomers of each other। समझ में आया? इट इज़ ईजी, राइट? ईजी है ना? समझ में आ रही बात? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सब कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। नाउ व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म हमारे पास इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज नीड टू नो कि इट ओनली एग्जिस्ट्स इन ईथर्स। सही है। अच्छा, अब ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमारे पास दो ईथर का हमारे पास फंक्शन ग्रुप इज बेसिकली दिस। सही है ना? 2 रेडिकल लगे होते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि यहाँ पे यूँ हुआ है, सही है, तो दिस इज़ व्हाट? अनइक्वल है, अनसिमेट्रिकल है, सही, अनइक्वल है। लेकिन अगर हमारे पास यूँ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हमारे पास अनसिमेट्रिकल, लेकिन अगर हमारे पास यूँ हो जाए, दिस इज सिमेट्रिकल, सही, बीच में वो आ रहा है, सही है, साइड में 3 है, इसके साइड में 1 है, यानी इक्वल है, साइड में 2 है, साइड में 2 है, इक्वल है, सही। तो हमारे पास इस तरह के आइसोमर शो कर रहे हैं। सो वी कैन राइट व्हेन देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, बेसिकली रेडिकल्स होते हैं ये एल्काइल ग्रुप्स से, सही, ग्रुप्स ऑन आइदर साइड का क्या मतलब? बीच में हमारे पास ऑक्सीजन है तो हमारे पास साइड्स बन गई, सही है ना? जब हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम लोग मेटामेरिज्म के थ्रू हम लोग आइसोमर्स बना सकते हैं। सो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे C4H10O की। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर, सही है ना? तो इसको हम लोग 4 का 4 हमारे पास कार्बन है, एंड हमारे पास एक ऑक्सीजन है, एंड 2 एंड 10 हाइड्रोजन। वी कैन राइट CH3 CH2 CH2O CH3। What is this? What is the name of this compound? This is called मिथाइल। हम लोग मिथाइल यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, राइट साइड पे मिथाइल है, एंड यहाँ पे प्रोपाइल लगा हुआ है, तो दिस कॉल्ड, वी कैन राइट इट मिथाइल प्रोपाइल ईथर, सही है। और हम लोग एक और इसका लिख सकते हैं CH3 CH2 बीच में O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। व्हाट इज दिस? किसने बोला डाई मिथाइल ईथर? नो, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। ये देखिए यहाँ पे एक इथाइल है, यहाँ पे एक इथाइल है, सही। तो हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं डाई इथाइल ईथर। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अच्छा, वो तो सही डिफरेंट है। व्हाट एल्स इज डिफरेंट? दिस इज अनइक्वल एंड दिस इज इक्वल, एंड दैट इज वाई दे शो मेटामेरिज्म, सही है ना? और ये हमारे पास किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ ईथर्स में होता है। इस किस में होता है? ईथर्स में होता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब हम जो है हमारे पास काइल सेंटर। सो व्हाट इज अ काइल सेंटर? हमारे काइल सेंटर जो है इट इज बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। क्या मतलब? जब एक हमारे पास एटम है, सही है, दिस इज कार्बन एटम, सही है, दिस इज कार्बन एटम, एंड
सॉरी लेट मी यूज पेन। दिस इज अ कार्बन एटम। यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, समझे, यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे स्टार, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड क्या कहते हैं सर्कल, दीज ऑल आर डिफरेंट। सही, अगर हमारे पास कार्बन के साथ इस तरह की अरेंजमेंट हो कि हमारे पास हर कार्बन की चारों वैलेंसीज पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हो, वी कैन कॉल इट अ कायल सेंटर। वी कैन से दैट कायल सेंटर इज फॉर्म। सही है, और इसको अगर हम लोग डिस्टिंक्टली इस्तेमाल करें, इसका नाम क्या है, तो इट इज कॉल्ड अ कायल कार्बन। एंड दिस फिनोमिनॉन, ये जो फिनोमिनन है कार्बन सेंटर को फॉर्म करने का, वी कैन कॉल दैट कायरलिटी। सही है, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, कायरलिटी कहते हैं। अच्छा, व्हाट आर एग्जांपल्स, हम लोग दो एग्जांपल्स ले सकते हैं कायल कार्बन जिसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है। एक तो हमारे पास मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड में क्या होता है, अमाइनो एसिड में हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है एक हमारे पास अमाइन ग्रुप लगा हुआ होता है, एंड साइड में हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, एंड इन द बिलो वी हैव अ हाइड्रोजन ग्रुप। देखिए हाइड्रोजन भी डिफरेंट है, मिथाइल भी डिफरेंट है, कार्बोक्साइल ग्रुप भी डिफरेंट है, एंड अमाइन ग्रुप भी डिफरेंट है। तो दिस इज अ कायल कार्बन, हम लोग इसको कह सकते हैं कायल कार्बन है। सही, और हमारे पास एक और एग्जाम्पल है विच इज ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड में हमारे पास जो है ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सही है, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास साइड में कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है सेम एज अमाइनो एसिड, और क्या हमारे पास नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है सेम एज अमाइनो एसिड, और हमारे पास एक और चीज़ डिफरेंट है फ्रॉम अमाइनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड, वो है हमारे पास इधर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें भी देखिए चारों जगह पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो वी कैन कॉल इट कि ये हमारे पास, ये दोनों हमारे पास कायल कार्बन है। सही है ना, अंडरस्टूड। अच्छा, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है हमारे पास उन कंपाउंड्स में, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे पास जिनके अंदर कायल कार्बन मौजूद होता है। और ऑप्टिकली इनका ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे पास एक लाइट होती है विच इज़ प्लेन पोलराइज लाइट। जो एक वो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, एक ऐसी लाइट जिसको हम लोग पोलराइजर के थ्रू हम लोग भेजते हैं, और उसकी सारी जो वेव्स होती है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू वन सिंगल प्लेन। सही है, और अब वो जो सिंगल प्लेन की लाइट होती है उसको भी रोटेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद कायल कार्बन कैन रोटेट दिस लाइट। सही ना, सो वी कैन राइट कि इट एग्जिस्ट इन दोज कंपाउंड्स विच हैव अ कायल कार्बन, जिनके अंदर कायल कार्बन होता है वो उसको रोटेट कर सकते, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सही है, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। सही है, जो कायल कार्बन होना जरूरी है उन कंपाउंड्स के अंदर। सही है, और अब इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे कैन रोटेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दे कैन रोटेट अ प्लेन पोलराइज्ड, सॉरी मेरा गला बैठ चुका है पूरा, पढ़ा के मैं अभी थका हुआ हूँ बिल्कुल, रोज़ा भी है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सही है, नाउ व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग कहते हैं, कब बनती है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनती कब है, इसकी प्रोडक्शन कैसे हो सकती है? इट्स फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू अ पोलराइजर। एक पोलराइजर के थ्रू अगर हम लोग लाइट को लाइट को स्ट्राइक करें तो हम लोग हमारे पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होती है। राइट, अंडरस्टूड। सही है, अच्छा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग रोटेट कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन रोटेट इट। हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। वी कैन रोटेट इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, हम लोग वी कैन रोटेट, सॉरी वेट अ सेकंड, वी कैन रोटेट इट, हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हेन, कब हम लोग इसको क्या कहते हैं, रोटेट कर सकते हैं? व्हेन इट इज़ पास थ्रू एन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। सही है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर से जैसे हम लोग इसको पास करेंगे तो हमारे पास रोटेट हो जाएगी। व्हेन इट इज़ पास्ड थ्रू एन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। अभी आप लोगों की खिचड़ी बनी हुई है। सही है, इसका आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इधर क्या चल क्या रहा है, मैं लिख के आ रहा हूँ। सही है ना, बट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आप लोगों को बिल्कुल समझाता हूँ इसको। सही, अब वो जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो है उसके अंदर कायल कार्बन होना जरूरी है, दैट कंटेन्स कायल कार्बन, दैट कंटेन्स कायल कार्बन। सही, कायल कार्बन होना उसके अंदर ज़रूरी है। और ये अगर ये कायल कार्बन है, सही, दैट मीन्स दैट दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब सर समझा दें, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें, मैं समझा देता हूँ, तुम लोग टेंशन नहीं लिया करो। सही है ना, सही है। नाउ टेक दिस थिंग इज अ लाइट सोर्स। इसने हमारे पास लाइट दी हमें, अब वो लाइट गई थ्रू अ पोलराइजर, इट गोज थ्रू अ पोलराइजर। सही, वो पोलराइजर में गई एंड इट टर्न इनटू अ प्लेन पोलराइज लाइट, वो एक प्लेन पोलराइज लाइट में बन गई। अब वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है हमने शाइन करी थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के थ्रू हमने जो है
वो शाइन करी, और उस ट्यूब के अंदर हमने एक चीज़ डाली हुई थी, वो थी हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में इसके अंदर भी हमारे पास जो है एक और भी चीज़ है विच इज़ अ काइल कार्बन। इसके अंदर काइल कार्बन भी मौजूद है। क्या मौजूद है? काइल कार्बन। अब काइल कार्बन मौजूद है तो दैट मीन्स दैट दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या करेगा? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन जो है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा, सो देयर वुड बी अ रोटेशन इन प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जिस डायरेक्शन में करेगा वो हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे? वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू एन एनालाइजर। अभी हमें एनालाइजर क्या करेगा? एनालाइजर बताएगा कि हमारे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, एंड दैट इज हाउ वी नो कि हमारे पास एक क्या कहते हैं काइल कार्बन मौजूद है एंड ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड अगर वो है तो हमारे पास वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज में। और एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्लासीफाई किस तरह करता है आइसोमर्स को? वी क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे पास दो टाइप के आइसोमर्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, विच हमारे पास होते हैं डी आइसोमर्स या फिर एल आइसोमर्स। और इन डी/एल आइसोमर्स को हम लोग एक और नाम भी देते हैं विच इज कॉल्ड एनैंशियोमर्स। सही है ना? दे अब इनके 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 बीच में डिफरेंस क्या होता है? दे डिफर बाय ऑप्टिकल रोटेशन। दे डिफर बाय ऑप्टिकल रोटेशन। सही है? ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ किसकी? ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन से ये लोग डिफर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास के दो कौन सा आइसोमर्स होते हैं? अगर हमारे पास क्लॉकवाइज हमारे पास क्या कहते हैं रोटेट कर रही है हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो हमारे पास हम लोग उसको क्या कहेंगे? विल कॉल इट अ डी आइसोमर। विल कॉल इट अ डी आइसोमर, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो, अगर आप लोगों ने डेक्स्ट्रो शो देखा है तो आप लोग को याद रखिएगा दैट इट इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। सही है ना? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फेवरेट शोज बाय द वे। राइट। अच्छा, अगर हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो यू विल कॉल इट अनदर नेम विच इज एल। एल का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल? इट इज लेबोरोटेटरी। लेबोरोटेटरी। सही है? इसको हम लोग क्या कहेंगे अभी वैसे? दिस इज कॉल्ड एन एल आइसोमर, या फिर फुल फॉर्म में हम इसको कहेंगे लेबोरोटेटरी। क्या बोला मैंने? लेबोरोटेटरी। ऑलराइट। Now, to explain the concept of dextrorotatory and levorotatory isomers, I would use the example of amino acids. Now, this right here, as you can see, this right here is a structure of amino acid. अब इनमें से D isomer और L isomer कौन सा है? In this, the D isomer, dextrorotatory isomer, the clockwise isomer is this because it is like this. They are clockwise. This is the clockwise direction, right? So this is तो इसको हम लोग कह सकते हैं D isomer. D isomer. अच्छा, और ये वाला कौन सा है? This is a anti-clockwise isomer. This is a anti-clockwise isomer. They are anti-clockwise directions की. So this is, we can call this a L isomer. An L isomer. Alright? Understood? अच्छा, now अब ये जो आइसोमर्स है ना, D and L आइसोमर्स, इनके बारे में एक चीज़ कही जाती है। इनके बारे में एक चीज़ कही जाती है, and what is that? What is that? इनके बारे में कहा जाता है कि that these are mirror images but not superimposable. Not superimposable का क्या मतलब सर? मतलब कि अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखें तो ये दोनों एज अ मिरर इमेज ऐड करेंगे। क्या मतलब? ईजी है, अभी समझाता हूँ मैं। मिरर इमेज बट नॉन सुपरइम्पोजेबल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मिरर, दिस इज अ मिरर। अब मैंने इनको जब एक दूसरे के सामने रखा तो दे विल सुपर इम्पोज, दे विल बी एग्जैक्ट दे विल बी एन एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ इच। जैसे समझे ये हमारे पास डी आइसोमर है, सॉरी दिस इज अ डी आइसोमर एंड दिस इज एन एल आइसोमर। जब हमने इसको सामने रखा तो देखें ये जो है इसके ऊपर बिल्कुल मिरर की तरह एक्ट कर रहे हैं। सही है? तो देखें यहाँ पे थंब राइट पे है एंड यहाँ पे थंब लेफ्ट पे है। इधर क्या हो रहा है? ऊपर क्या हो रहा है? इधर एच जो है राइट पे है, इधर एच जो है लेफ्ट साइड पे है। तो दीज आर मिरर इमेजेस बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब? अब देखिए, मैंने ये वाला लिया डी आइसोमर और मैंने इसको रख दिया इसके ऊपर। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या ये मिरर इमेजेस बन रहे हैं? देखें ये देखें, मिरर इमेजेस बन रहे हैं ना ये यूँ करके। सो दीज आर मिरर इमेजेस बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। सही है ना? नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब? नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये देखें, मैंने इसको डाला तो ये सुपर इम्पोज कर रहा है। सुपर इम्पोज का मतलब कि एक के ऊपर एक बिल्कुल एक्जैक्टली फिट होना। तो ये दोनों एक्जैक्टली फिट नहीं हो रहे, बट ये मिरर इमेजेस है। क्या आर दीज मिरर इमेजेस? देखो मिरर इमेजेस हो गई। सो डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? मिरर इमेजेस एंड सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है? सो D/L आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। ऑलराइट, समझ में आया? अच्छा, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ये मेजर किससे होती है? सो दिस इज मेजर्ड बाय पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर, ओके? इसको आपको याद रखना है। पोलैरीमीटर से हम लोग इसकी
ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं। ऑलराइट, अच्छा, नाउ वी नीड टू नो व्हाट अ रेसिमिक मिक्सचर इज। हमें रेसिमिक मिक्सचर का भी आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज अ रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर जो है हमारे पास वो होता है जब हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ D and L isomers present हो in a solution, present in a solution। एक सॉल्यूशन हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं डी एंड एल आइसोमर्स प्रेजेंट हो, मतलब कि 50% डी आइसोमर्स हो एंड 50% एल आइसोमर्स हो। जब ऐसा होगा तो हमारे पास जब कोई सा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के थ्रू एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू होगी तो हमारे पास वो रोटेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डी है वो उसको डी आइसोमर जो है वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंड जो एल आइसोमर है लेवो रोटेटरी है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो रोटेशन है इट वुड कैंसिल आउट। ऑलराइट, समझ में आया? सो देयर वुड बी नो रोटेशन, सही है। तो अच्छा, ये हमारे पास होती है, ये डी आइसोमर है तो यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ये देखिए क्लॉकवाइज, सही है। ओ सॉरी क्लॉकवाइज हो रही है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारे पास लेवल रोटेट रही है तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। समझ में आया? अच्छा, बाय द वे आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस एज वेल, जो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लेवल रोटेटरी को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। Alright, understood. Now we will move on to the last type of isomerism of our lecture, which is stereoisomerism, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, which is called geometrical isomerism. Alright, अच्छा, इसके अंदर क्या डिस्टिंक्ट चीज़ है? इसके अंदर जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं they differ in spatial arrangement of atoms in 3D space। क्या मतलब? समझाता हूँ। इजी सा सीन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे बेसिकली हमारे पास जो इसके अंदर स्टीरियो आइसोमरिज्म में जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं उनकी जो है हमारे पास स्पेशल अरेंजमेंट का क्या मतलब? उसके अंदर जो है हमारे पास बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दो कार्बन है, सही, दो कार्बन है, एक के ऊपर क्लोरीन इधर लगा हुआ है, एक के ऊपर क्लोरीन इधर लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इधर से ये हमारे पास ये यूँ करके हो जाए, ऊपर क्लोरीन लगा हुआ और नीचे भी एक क्लोरीन लगा हुआ। सो दिस स्पेशल अरेंजमेंट की डिफरेंट हो गई, एक ऊपर लगे एक नीचे लगे, वरना दोनों सेम जगह पे है। सो दिस जस्ट दिस, सही है ना? बाकी हमारे पास इसके अंदर जो है अगर इस तरह का हमारे पास स्पेशल अरेंजमेंट क्या कहते हैं थोड़ी डिफरेंशिएट हो जाए, अलग हो जाए, तो हमारे पास जो है इट रिजल्ट्स इन डिस्टिंक्ट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इससे हमारे पास हमें स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है, हमें पोलैरिटी के बारे में पता चलता है, डायपोल के बारे में पता चलता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। ऑलराइट, समझ में आया? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि ये हमारे पास किसके अंदर एग्जिस्ट करता है। नाउ जस्ट नो कि हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इट एग्जिस्ट्स इन एल्कीन्स। क्यों? सिर्फ एल्कीन्स के अंदर हमारे पास जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। क्यों? ड्यू टू जस्ट रिमेंबर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी समझाता हूँ बट जस्ट नो कि हमारे पास जो है हमारे पास एल्केन्स के अंदर ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। एल्केन्स के अंदर क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, द रीज़न इज बिकॉज देयर इज फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। क्या मतलब सर? अभी समझाता हूँ। आई हैव मेड अ रियली गुड एग्जांपल कि हम लोग क्या कहते हैं इसको आराम से समझ पाए। रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सो इस वजह से सो डजंट एग्जिस्ट। अब नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एल्कीन। ये हमारे पास एक एल्कीन है, ऑलराइट। इसके अंदर समझे ये हमारे पास जो कार्बन है दीज आर प्लैंक्स। प्लैंक्स क्या होता है हमारे पास? प्लैंक्स हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं इन लाइक रेक्टेंगुलर शेप, दो आर कॉल्ड प्लैंक्स, सही है ना? हमने वो दो प्लैंक्स लिए और उनके बीच में हमने एक बोल्ट लगा दिया। बोल्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे एक बॉन्ड, जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड जो है उसको हम कहेंगे बोल्ट है, सही। अब हमें एक बोल्ट लगा दिया इस तरह करके, हमारे पास हो गया। हमने इस तरह करके दो लकड़ी के टुकड़े लिए एंड हमने उनके बीच में बोल्ट लगा लिया, तो हमारे पास जो है इसकी वजह से आराम से ये दोनों जो प्लैंक्स है एक दूसरे के साथ एक्सपेंड हो सकते हैं, सही ना? तो इसको हम लोग स्पिन होने को क्या कहेंगे? फ्री रोटेशन, सही है। सो दे स्पिन ईजिली बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन, राइट। अच्छा, अब हमने क्या लिया? अब हमने एक और बोल्ट लिया और एक और बोल्ट इन दोनों के अंदर लगा दिया। अब जब हमने हम दोनों के अंदर दो और बोल्ट लगा दिए एक के अंदर, तो हमारे पास क्या हुआ? ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास फिक्स हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? रिस्ट्रिक्ट हो गया। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया? हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई। क्या हुआ? हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई। तो हमने जब यहाँ पे दो बोल्ट्स लगाए, 2 बोल्ट्स अटैच्ड, तो हमारे पास क्या होगा? इट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड स्पिन, तो कोई रोटेशन नहीं होगी।
राइट, समझ में आया? तो इस वजह से हम लोग जो है एल्कीन्स के अंदर ये सब एग्जिस्ट करता है, ये जो हमारे पास फिनोमेनॉन है। अच्छा, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स इन स्टीरियो आइसोमरिज्म। एक है हमारे पास सिस आइसोमर्स एंड एक है हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स। सही है। अच्छा, सिस आइसोमर्स में क्या होता है, जब हमारे पास दो सेम ग्रुप्स होते हैं अटैच ऑन द सेम साइड, अटैच ऑन द सेम साइड, ओ वेट अ सेकेंड, अटैच्ड ऑन सेम साइड, जब सेम साइड पे हमारे पास दो ग्रुप्स अटैच हुए हो हम उनको कहते हैं सिस आइसोमर्स। एंड अगर हमारे पास सेम ग्रुप्स हमारे पास अटैच हुए होते हैं ऑन डिफरेंट साइड्स तो हम उनको कहते हैं ट्रांस आइसोमरिज्म, ट्रांस आइसोमर्स। समझ में आया क्या मतलब? सर कोई विजुअलाइजेशन तो दे दो बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम समझा देता हूँ। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक एल्कीन की, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। हमने लिया यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे उसको कार्बन के साथ अटैच कर दिया और कार्बन के साथ हमने हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दो एक और कार्बन है हमारे पास, उनके बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन के ऊपर भी क्लोरीन लगा हुआ है एंड कार्बन के नीचे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ऑलराइट, अच्छा सही है। और हमने एक लिया ट्रांस में, हमने एक और लिया एल्कीन जिसके अंदर क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है सेम एज ऊपर वाला, एंड सी एच डबल बॉन्ड, सी ऊपर एच आ गया इस बार एंड नीचे सी एल आ गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस? व्हाट इज़ द डिफरेंस? यहाँ पे सी एल ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे भी सी एल ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे सी एल ऊपर लगा हुआ है एंड यहाँ पे सी एल नीचे लगा हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों दोनों ग्रुप जो है सेम साइड पे अटैच्ड है ऊपर, एंड यहाँ पे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट साइड पे अटैच है। तो इसको हम लोग क्या किस तरह कैटेगराइज करेंगे? यू वुड राइट कैटेगराइज देम एज दिस इज अ सिस 1 2 सिस, वेट अ सेकंड, सिस 1 2 डाइक्लोरो इथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डाइक्लोरोइथीन। दिस वुड बी ट्रांस क्यों? क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। सिंपल, बेसिकली बहुत स्पेसिफिक है। हम लोग वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना दिखता नहीं है, लेकिन जब भी हमें दिख जाए तो वी विल राइट देम एज सिस एंड ट्रांस, हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं डाइक्लोरोइथीन। राइट, समझ में आया? This was the entire lecture for isomerism, and I hope you guys understood this lecture. Baki, if you guys have any questions, you can comment down below or ask them on our website. Baki, I hope to guys see you guys in the next lecture of benzene, जिसका हम लोग बेंजीन के रिएक्शंस, बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कवर करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास लेक्चर कंप्लीट हो, हमारे पास पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वी विल डू एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस एंड देन वी विल डू एमसीक्यूज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फ्लैश कार्ड आप कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट क्लास। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।